आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो 75.08% वोटिंग हुई। पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है। 2018 में 76.88% वोटिंग हुई थी। 2013 में 77.45% वोटिंग। दूसरे चरण में कई जिलों में 80% से ज्यादा वोटिंग। बालोद, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सीएम भूपेश बघेल की सीट पाटन में 84.12% वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का फाइनल आंकड़ा और बढ़ सकता है। दूर दराज के कई इलाकों से और आंकड़े आ सकते हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल अगर देखा जाए तो 2018 के मुकाबले कुछ अलग इस बार हुआ है। और अभी की स्थिति यह है कि वोटिंग परसेंटेज जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है यानी मतदान प्रतिशतता थोड़ी अपेक्षाकृत कम रही है पिछली बार के मुकाबले। और इस बार जो थोड़ा सा ये गैप देखने को मिला है पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग का होना, इसका जो सियासी मायने जो निकाले जाते हैं वो क्या रहेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। और फिलहाल इस वक्त की जो स्थिति है वो ये कि पिछली बार की तुलना में इस बार कम वोटिंग हुई है। कई जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के ओवरऑल वोटिंग की अगर बात करें तो 75.08% वोटिंग हुई है। हालांकि अपेक्षाकृत कई अन्य राज्यों के यहाँ पर बहुत अच्छा मत प्रतिशत है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कि 2018 में वोटिंग परसेंटेज था 76.88%, उससे अपेक्षाकृत कम है। तो ये जो 1 या 1.25% का जो यहाँ पर फर्क आया है, जो कमी रही है वोटिंग परसेंट की, अंशिका, ये एक संदेश है और इस संदेश पे क्या आगे छिपा हुआ है ये भी जानने का विषय रहेगा। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, 2018 के मुकाबले 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? अभी तक के वोट परसेंटेज क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए। और ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा कहां पर वोटिंग हुई? देखिए अंशिका, अब पूरे जो जिस तरह से चुनावी समाप्त था वो खत्म हो चुका है और अब सिर्फ अटकलों के बाजार हैं वो गर्म रहेंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरह से शहरी मतदाताओं ने मतदान केंद्रों तक जाने की जो जहमत नहीं उठाई, तो अगर हम बात करें, पहले हम राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं कि रायपुर में जिस तरह से जो वोटों का प्रतिशत रहा वो बिल्कुल निराशाजनक रहा है। और ये जो प्रतिशत है, रायपुर नॉर्थ में 57.8% ही मतदान हो सके, रायपुर ग्रामीण में 57.2% मतदान हुआ, रायपुर वेस्ट में 53.9% मतदान हुआ है और रायपुर साउथ में 59.99% ये मतदान दर्ज किया गया है। ये काफी आंकड़ा चौंकाते हैं क्योंकि शहरी मतदाताओं ने अपने नेता, अपने जनप्रतिनिधि चुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें ओवरऑल छत्तीसगढ़ का तो 75.8% ये मतदान हुआ है। हाँ। बीते वर्षों की बनिस्बत ये आंकड़े हैं कुछ कम हैं। युगल, पिछले 2018 के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो लगभग 1.25% की जो कमी आई है वोटिंग परसेंटेज में, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमूमन होता क्या है कि अगर पिछली बार की तुलना में कम वोटिंग हुई है तो बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो हो सकता है कि बड़ा बदलाव, ये सब कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के एनालिसिस होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या यही फॉर्मूला फिट बैठता है या फिर कुछ और यहां पर लोगों ने तय किया हुआ है? देखिए, कयासों का दौर है और हर राजनीतिक दल आशीष अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं। उनका कहना है कि इस तरह के वोटिंग का मतदान है, बीजेपी का आया, सभी आम मतदाताओं का बीजेपी ने आभार जब किया है, व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार उनकी चुनी जा रही है। तो कांग्रेस ने कहा है कि अच्छा मतदान हुआ है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आखिर इस तरह के इस बार के 2023 के चुनाव में सबसे खास बात ये थी कि तमाम मतदाता खामोश रहे। हमने जानने की कोशिश की, प्रयास किया कि आखिर रुझान क्या है, लेकिन राजनीतिक बात तो करते हैं लेकिन वो किसे अपना नेता चुन रहे हैं इसे बताने में बिल्कुल गुरेज कर रहे थे, परहेज कर रहे थे। तो इससे साफ
जाहिर होता है कि मतदाता को पता है कि मत किसको देना है और ये डिस्क्लोज भी नहीं करना है, ये भी पता है। ये मतलब यही है कि उन्होंने अपना जो मत है वो दे चुके हैं। अब उसके बाद ये 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अलग अलग जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ज़्यादा अगर वोटिंग होता है तो एंटी इनकम्बेंसी उसे माना जाता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें 1.5% मतदान अगर कम हुआ है, शहरी मतदाताओं ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो ये आक्रोश आखिर किसके ऊपर है? क्या बीजेपी के ऊपर था या कांग्रेस के ऊपर है? हालांकि ये पूरे बिल्कुल कहा जा सकता है भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही तय हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अब अटकलों का बाजार है, कयासों का बाजार है, ये चल रहा है। चाय की दुकानें हों, चाहे फिर सामान्य जहां पर बैठकी होती है, अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत गिरना, एक बात और ये कि कुछ जगह पर कुछ एक परेशानियां, जैसे कहीं टेक्निकल फॉल्ट आया, ईवीएम खराब हो गई, कई जगह पर कुछ एक हिंसक घटनाएं हुई, नक्सलियों ने मतदान प्रभावित करने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती के चलते वो बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाया। तो ये जो 1-1.5% का जो फर्क है, ये 2-3% और बढ़ सकता था, ये यही कारण माना जाए? चुनाव आयोग क्या इस पर कोई विचार कर रहा है? क्या इसके बारे में कोई जांच होगी? इसके बारे में कुछ मूल्यांकन किया जाएगा, या फिर ये सामान्य मतदान रहा और कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इस वजह से कुछ इस पर जांच पड़ताल नहीं होगी? देखिए आशीष, आपने एकदम सही जो मुद्दे हैं, सही सवाल हैं वो किए हैं। जब हम मतदान केंद्रों पर थे तो 2-3 तरह की परेशानी आई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2% जो ईवीएम है उसमें खराबी आई है, इसकी वजह से वोटों का परसेंटेज है वो वहां पर घटा है। दूसरी बड़ी परेशानी ये थी कि आजकल आम जनता, हर लोगों के साथ में मोबाइल है और निर्वाचन के अंदर में मतदान केंद्रों पर मोबाइल लेकर अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो इसी वजह से वापस लौट रहे थे। इसके अलावा इस बार जो फोर्स लगाए गए थे, सुरक्षा बल के जवान जो तैनात किए गए थे, तो जो है किसी तरह के घटना घटित ना हो इसका अंदेशा था। तो ऐसे में जवान सख्ती भी कर रहे थे। कई जगहों पर जवानों के साथ, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ तू मैं भी हुई। तो इस वजह से लोग वापस आ रहे थे। ये 3 वजह है जो वोटों के परसेंट में। कई वजह है, आप बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर वोट प्रतिशत के बढ़ने और घटने के मायने क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया युगल, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ की वोटिंग हो चुकी है और वोट प्रतिशत भी हम आपको बताएंगे कि कहां पर अब तक कितना वोट प्रतिशत रहा है, क्या पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ा है, घटा है। लेकिन आशीष, छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम शहरों में हम देखें तो 80% से ज्यादा ही है, और सरगुजा की बात कर ले तो 80% लगभग वोटिंग यहां पर हुआ। तो वहीं रायपुर में 65.45% मतदान लोगों ने इस बार के चुनाव में किया है। बिल्कुल, और अगर बात करें बालोद की तो यहां पर भी 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो इसके अलावा मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बलरामपुर के लोगों ने भी, यहाँ भी 80% यानी 80% मतदान हुआ है। धमतरी की बात करें तो 80% मतदान यहां पर हुआ है अब तक की, आपको बता रहे हैं। गरियाबंद की अगर हम बात करें तो 80% मतदान, यानी लगभग 80%। हाँ, और एक एवरेज है। महासमुंद में भी देखिए 80% लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, मतदान करने के लिए वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे। और रायगढ़ में भी लगभग वही आंकड़ा 80% का। रायगढ़ के बाद अब बात करेंगे हम सूरजपुर की, तो यहाँ पर भी 80% मतदान हुआ है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए थे। सरगुजा की अगर बात करें तो 80% मतदान यहाँ पर हुआ है। और आगे देखिए पाटन विधानसभा, वो चर्चित विधानसभा है, 80% मतदान यहां पर हुआ है। पिछले बार के रिकॉर्ड के बिल्कुल आसपास ये मतदान रहा। और रायपुर में 65.45% मतदान हुआ है। शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अंशिका थोड़ा सा जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है, और हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे से लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और लगभग 80% तक लोगों ने मतदान करके ये दिखाया कि वो कितने जागरूक हैं लोकतंत्र के इस सिस्टम में, इस महापर्व में हिस्सा उन्होंने लिया। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है, जिसके बाद भूपेश बघेल ने एक बार फिर कांग्रेस की जीत का दावा किया। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कांग्रेस के 75 पार का नारा बुलंद किया। सबसे मैं अपील करता हूं
सबसे पहले तो ये चाहेंगे सर कि लोकतंत्र की जो सबसे सशक्त तस्वीर होती है, और चूंकि आप मुखिया हैं तो एक बार वो तस्वीर दिखाइए और एक बार अपील कर दीजिए न्यूज 18 के जरिए। तो अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो न्यूज 18 देख रहे हैं उनसे सबसे मैं अपील करता हूँ जो घर में है वो घर से निकलें और मतदान केंद्र पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आप आम लोगों की तरह लाइन में खड़े थे सर, और लंबी कतार में आप खड़े थे और कोई शिकन नहीं थी, तो जनता के बीच चाहते हैं? भाई जनता के बीच के आदमी है, कोई ऐसे तो नहीं है कि। और बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी एक दावा किया अपनी जीत का। रमन सिंह ने कहा बीजेपी 56 से 57 सीटें जीत रही है। आप लोग भी जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस भी उतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है, पब्लिक भी थोड़ी कंफ्यूज है, कोई क्लियर आपको लग रहा है कि अच्छी टक्कर है? नहीं, क्लियर है और स्पष्ट हो गया, प्रथम चरण के बाद से ही साफ हो गया था। द्वितीय चरण के अभी आते आते तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कोई फिगर नजर आ रहा है आपको कितना पार करेंगे? हम पहले चरण में अपनी बात बताए थे कि कम से कम 13-14 सीट, और द्वितीय चरण में 42 से 45 सीट कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। छत्तीसगढ़ में हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान गरियाबंद में नक्सलियों ने मतदान दल पर हमला कर दिया, और इस दौरान आईटीबीपी का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल नक्सलियों ने बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास आईईडी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया हुआ था, जिसकी चपेट में आया जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनंद फानन में मैनपुर अस्पताल उसे लाया गया। घायल जवान ने दम तोड़ दिया है। हमला मैनपुर थाना क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्र गोबरा का बताया जा रहा है। नक्सली हमले में शहीद जवान योगेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर का निवासी था। घायल हो गया उनके, और हम 4 बजे मतलब एम्बुलेंस भेजे हैं, और एम्बुलेंस से फिर यहाँ लाए तो यहाँ हम देखे तो जवान की मृत्यु हो चुकी थी। एक ही जवान थे सर? एक ही जवान थे। क्या नाम था टोटल? उसका जवान का नाम योगेंद्र कुमार था। सर चोट कहाँ लगी थी? कि चोट सिर में लगना प्रतीत हो रहा है और पैर में भी लगा है। सर गोली भी? ये मैनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। मैनपुर थाना क्षेत्र में जो है एक पोलिंग बूथ है गोबरा, बड़े गोबरा करके, वहाँ पर जो है पोलिंग पार्टी कल गई हुई थी। आज मतदान करा करके 3 बजे वहाँ से रवाना हुए थे वापस। तो इसमें जो आईटीबीपी के जवान थे और साथ ही पोलिंग पार्टी थी। इसी बीच में जो है जब वापस आ रहे थे, पैदल वापस आ रहे थे लोग, और आपसी में एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जो है आईटीबीपी का एक जवान शहीद हुआ है, और बाकी पोलिंग पार्टी जो है सुरक्षित वापस गरियाबंद पहुंच गई। सर एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है सर? नहीं, वही जवान है जो घायल हुए थे, वही शहीद हुए हैं, और बाकी दूसरे कोई घायल नहीं हुए हैं। नहीं। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2,04,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 लाख से भी ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। चोरी के 2 आरोपी, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये जो पूरी तस्वीर अंशिका हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा और इनके पास से जो बरामदगी हुई उसे मीडिया परेड के लिए लाया गया। और ये देखिए वो नकदी है, स्कूटी, बाइक, और ये 2 आरोपी जो चोरी के कई मामलों में संलिप्त थे। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आप कहीं मत जाएगा। क्या बदलाव होगा? पिछली बार का जब चुनाव हुआ था अंशिका, तो उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव चिन्ह का निशान कुछ और था, अब इस बार कुछ और है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त वहां पहुंचे हुए, मतदान करने के बाद की स्थिति वहां पर जायजा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और पोलिंग सेंटर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए पोलिंग बूथ के अंदर ही वहां पर पहुंचे हुए, हालांकि वोट कास्ट करने के लिए वहां मुख्यमंत्री और जब तमाम जो अन्य बड़े नेता उनकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर आप देखिए, ये पहुंचे हुए हैं अपने उस मतदान केंद्र पर जहां उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। हालांकि वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हाँ, अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। मैं भी वोट डालने गया था सुबह 7 बजे, मैंने भी वोट डाला। उसके बाद लगातार डिबेट्स में हूं, और रुझान जो देखने को मिल रहा है 18-20 साल की जो एक मतलब ये समझिए भ्रष्टाचार और युवा जिस तरीके से बेरोजगार है, महंगाई और संविदा कर्मचारियों के मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों की समस्या,
ये सारी बातें जो हैं एक निचोड़ है और ये सामने आ रहा है। तो बाकी और भी कुछ बातें हैं, जैसे आप देखेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो जिस तरीके से पूरे घर घर में बच्चे बच्चे के पास है और सब ये बात कर रहे हैं कि 10-10 हजार करोड़ के नेता 20-20 साल में इनकी खेती किसानी कनाडा में हो रही है, तो ये क्या हो रहा होगा? ईडी सीबीआई जांच नहीं करती है, वैसे तो सब जगह चली जाती है। तो ये सब जो मिलजुल कर जो मुद्दे बन रहे हैं, ठीक है, उससे जनता अब चाहती है कि लौटेंगे आपके पास। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वंदना जी, एक तो क्विक रिएक्शन अभी तक के परसेंटेज पर, वोटिंग परसेंटेज पर, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं तोमर के बेटे के वीडियो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, आज आपने देखा होगा कि जब जहां पे भी मतदान हो रहे हैं, जिस भी बूथ पे मतदान चल रहे हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई दिख रहा है तो वो है हमारी लाडली बहनें, हमारी महिलाएं। पहले क्यों हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलकर इतना वोट नहीं डालती थी, अब क्यों वो संख्या बल बढ़ गया है? उसका कारण है क्योंकि महिलाओं को समझ में आ गया है उनकी महत्ता, किस प्रकार से वो प्रदेश की प्रगति के विकास के लिए उनका योगदान जरूरी है। इसलिए हमारी जो मतदाता हैं बहनें, वो बाहर निकल कर आ रही हैं। और आपने देखा है कि 11 बजे तक, जबकि वो सबसे ज्यादा उनका महिलाओं का काम का समय होता है, तब तक भी सबसे ज्यादा महिलाएं बूथों पर दिखी। तो ये सिर्फ लाडली बहना जैसी हमारी जो शुभंकर योजनाएं आ रही हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, जिससे हमारी बहनों को समझ में आ रहा है कि प्रदेश के विकास के लिए उनका विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए वो जाकर मतदान कर रही हैं। और अभी आप देखिएगा 5 बजे तक जब मतदान होंगे तो सबसे ज्यादा अगर इस बार परसेंटेज किसी का होगा तो वो हमारी लाडली बहनों अर्थात महिलाओं का होगा। बहुत अच्छी बात। महिला वोटर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आप हिस्सा लेंगी इस मतदान में। वंदना जी, इसमें एक और एड ऑन करना चाहिए कि लाडले जो युवा हैं उनका रोजगार वो एक लिए आपके लिए बड़ी चुनौती बना रहा। इसके अलावा जो लाडले कर्मचारी हैं जो चयनित होकर नियुक्ति की राह देख रहे हैं, उनकी भी चिंता होनी चाहिए थी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट क्यों दिया जाना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूंगी। लाडली लक्ष्मी के भविष्य के लिए, लाडली बहना के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के लिए, संबल की बहाली के लिए, गेहूं धान की भाव में उछाल। रोल चलिए। ये किसका कैमरा है? तब मुंह में बिल्कुल पीछे करो। पूरे प्रदेश में कैसे करेगा पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। ये माइक धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते कई दिनों में आपने देखा होगा जब वो प्रचार प्रसार करते बीजेपी के लिए नजर आए थे, जमकर वो कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में किंग मेकर की भूमिका निभाई थी और अब वो फिर एक बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार से इस बार काफी कुछ बदल गया है। महाराज और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बलरामपुर की, जहां क्षेत्र में घना कोहरा छा गया है। कोहरे के साथ ठंड बढ़ने लगी है और ठंड का असर कोहरे की वजह से भी दिखाई दे रहा है या फिर ठंड की वजह से कोहरा दिखाई दे रहा है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि विजिबिलिटी कम हुई है। ऐसे में आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और अक्सर ठंड के मौसम में विजिबिलिटी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब घना कोहरा छा जाता है। क्या दिन क्या रात कुछ समझ नहीं आता और ऐसे में आम लोगों को परेशानी। बिल्कुल अंशिका, आप देखिए तस्वीरें भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने जाने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना होगा। अमूमन महीने के इन दिनों में अगर नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर या 20 नवंबर तक इस यहाँ पर 18 से 20 तक की कुछ स्थिति ऐसी रह सकती है। अमूमन जो विजिबिलिटी है वो इस स्तर पर कम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और इस विजिबिलिटी के बाद लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात फिलीपींस की होगी, जहां भूकंप से हड़कंप मच गया और 6 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। यहां पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई है। भूकंप से मची हलचल और
इस हलचल के बाद 2 लापता अधिकारियों की तलाश की जा रही है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज का दावा है दक्षिणी फिलीपींस में भूकंप से हड़कंप मच गया और क्योंकि 6.7 तीव्रता इसे खतरनाक माना जाता है। कुछ लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन 2 अधिकारियों के अभी लापता होने की भी साथ साथ खबर है, जिसको लेकर तलाशी जारी है। बिल्कुल, और अब चूंकि अंशिका जिस तरह से भूगोल वैज्ञानिकों का ये कहना है, उनकी रिसर्च में कुछ क्षेत्रों में यही 6 की तीव्रता वाला सिस्मोलॉजी पर जो मापा गया, ये जो माप है ये कुछ जोन्स में कम असर डालता है, लेकिन इतनी ही तीव्रता कुछ अन्य जोन्स में अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो वो ज़्यादा जो फर्क है वो भूगोल की और भू स्तर की, वहाँ की मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12,000 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी 18,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो भगवान बद्री विशाल के पट खुलेंगे फिर 4 से 5 महीने के बाद, और फिर दर्शन की शुरुआत होगी। तीर्थयात्री वहां फिर पहुंचना शुरू होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।